Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDP Government Girls College, Kota. BSc Part Second, Paper Second, Unit 4th, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पार्ट 13 में आपका स्वागत है। अभी तक हमने स्पेशल कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हाइड्रोक्सी एसिड्स के बारे में देखा, टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड। आज हम जो है वो सिट्रिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। सिट्रिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस परिवार के बिना पके हुए फलों जैसे कि नींबू का रस, संतरा आदि में पाया जाता है। नींबू के रस में ये 6 से 10% सिट्रिक एसिड होता है। कुछ मेथड्स हैं, इंडस्ट्रियल मेथड और लेबोरेटरी मेथड, जिनसे कि हम जो है वो सिट्रिक एसिड को बना सकते हैं। हम देखेंगे फ्रॉम लेमन जूस। सिट्रिक एसिड बनाने की ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है। इस मेथड से हम नींबू के रस को उबालकर उसमें उपस्थित प्रोटीन का जो है वो मिक्स करते हैं, प्रोटीन को उसको अलग करते हैं, और ये जो प्रोटीन जो छान कर हम पृथक कर लेते हैं, इससे प्राप्त छनित को चूने से हम न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे कि छनित में उपस्थित जो भी सिट्रिक एसिड होता है वो कैल्शियम सिट्रेट के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है। कैल्शियम सिट्रेट को हम छान कर पृथक कर लेते हैं और फिर इसे हम डाइल्यूट एस्टोसोफोर के साथ में इसको हम रिएक्शन करवाते हैं, तो ये कैल्शियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है, जिसे हम छान कर अलग कर लेते हैं। इससे प्राप्त छनित जो होता है, जिसमें कि सिट्रिक एसिड उपस्थित होता है, को हम वेपोराइज करके सिट्रस एसिड के क्रिस्टल्स हम प्राप्त कर लेते हैं। फ्रॉम सेकेंड मेथड है फ्रॉम मोलेज। सिट्रिक एसिड का जो इंडस्ट्रियल उत्पादन है वो शीरे के फर्मेंटेशन द्वारा भी हम कर सकते हैं। शीरे का फर्मेंटेशन अकार्बनिक लवणों की उपस्थिति के अंदर सूक्ष्म जीवाणुओं जैसे कि एस्परजिलस बेंटी द्वारा हम करते हैं, और इसके फर्मेंटेशन की पीएच जो है 1 से 2 पर होती है, और इसे संपन्न होने में 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का 10 दिन लग जाते हैं। फर्मेंटेशन की कोई मैकेनिज्म अभी पता नहीं है, लेकिन ये पायरुविक एसिड से हम प्राप्त होता है। तो पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा एल्डिहाइड देता है, जो कि एसिटिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और पायरुविक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सेल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और अंत में एसिटिक एसिड और ऑक्सेल एसिटिक एसिड के कंडेंसेशन द्वारा हम सिट्रिक एसिड को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसकी ये मैकेनिज्म अगर हम देखें तो किस तरह से शीरे से जो है फर्मेंटेशन करके पायरुविक एसिड बनता है। इस पायरुविक एसिड से जो है वो ऑक्सेल एसिटिक एसिड, और फिर उसके बाद में ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फ्रॉम ग्लिसरॉल से सिट्रिक एसिड का संश्लेषण हम इस तरह से कर सकते हैं। ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब नियंत्रित मात्रा के अंदर हम कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर HCl के साथ में करवाते हैं, तो दोनों OH ग्रुप जो हैं फर्स्ट और थर्ड कार्बन एटम वाले, वो Cl के अंदर चेंज हो जाते हैं। फिर इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो जो हमारा सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है वो कीटोन के अंदर चेंज हो जाता है। फिर इसकी रिएक्शन हम इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में KCN के साथ में करवाते हैं, तो जो हमारा कीटोनिक ग्रुप है उसका एक बॉन्ड OH और दूसरा CN से जुड़ जाता है, और फिर हाइड्रोलिसिस पे जो है वो साइनाइड हमें एसिड के रूप में चेंज होता है, और ये हमारा बन जाता है सिट्रिक एसिड। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड है लॉरेंस सिंथेसिस।
सिट्रिक एसिड का संश्लेषण हम एथिल ब्रोमो एसीटेट की जिंक की उपस्थिति के अंदर ऑक्जेल एसिटिक एस्टर के साथ में रिफोर्समेंट की रिएक्शन द्वारा हमें कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन है हमारी CH2Br CO C2H5 प्लस मेलोनिक एस्टर या एसिटोएसिटिक एस्टर हम लेते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ जिंक रिफोर्समेंट की रिएक्शन होती है और ये हाइड्रोलिसिस से हमें सिट्रिक एसिड देते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम सिट्रिक एसिड को बना सकते हैं। तो सिट्रिक एसिड बनाने के हम इंडस्ट्रियल मेथड भी हमने देखे और लेबोरेटरी मेथड भी हमने देखे हैं। इसके बाद में हम इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखते हैं तो सिट्रिक एसिड जो है वो वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। इसमें एक मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन जल का भी होता है। जब इसे हम 135 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इसमें से एक अणु क्रिस्टलीय जल का जो है वो निकल जाता है, जबकि सिट्रिक एसिड 153 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल भी जाता है। ये जल और अल्कोहल में विलय होते हैं, परंतु ईथर के अंदर ये बहुत कम विलय होता है। सिट्रिक एसिड में एक भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होता है, अतः ही है ऑप्टिकली एक्टिविटी जो है वो नहीं बताते हैं। केमिकल रिएक्शंस अगर हम देखें तो सिट्रिक एसिड हाइड्रोक्सी ट्राई बेसिक एसिड होता है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोक्सिल OH समूह तथा 3 कार्बोक्सिल COH समूह उपस्थित होते हैं। सिट्रिक एसिड में हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह के सापेक्ष कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा और बीटा स्थिति पर उपस्थित होता है। इसी कारण सिट्रिक एसिड में अल्फा हाइड्रोक्सी और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स की अभिक्रियाएं दोनों ही ये देते हैं। सिट्रिक एसिड की कुछ मेन रिएक्शंस अगर हम देखें तो इन मेन रिएक्शंस के अंदर सॉल्ट फॉर्मेशन, सिट्रिक एसिड ट्राइबेसिक एसिड है, अतः इसके 3 लवणों की श्रेणी इसके अंदर बनती है। हर कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन जो है वो एक एक स्टेप के अंदर सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये हम जो है इस रिएक्शन के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले अल्फा कार्बन जो है वो हमारा सोडियम सॉल्ट के अंदर चेंज होता है, फिर दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ में रिएक्शन करके दूसरा थर्ड नंबर वाला और फिर बीच वाला कार्बन एटम हाइड्रोजन जो है वो सोडियम से रिप्लेस होता है और ट्राइबेसिक सोडियम सॉल्ट ये बनाते हैं। इसी तरह से ये एस्टर का फॉर्मेशन होता है। सिट्रिक एसिड खनिज अम्लों की उपस्थिति में, जैसे कि HCl या H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ में क्रिया करके एस्टर की 3 श्रेणियां बनाते हैं। तो ये 3 सीरीज जो है इसके अंदर हमारी बनती हैं। तो ये जो है हमारे सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड रिएक्शन है, थर्ड है इसकी एसिटाइलेशन। एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में क्रिया करके ये सिट्रिक एसिड मोनोएसिटिल डेरिवेटिव भी बनाते हैं। तो ये CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ में क्रिया करते हैं और मोनोएसिटिल डेरिवेटिव बनाते हैं। इसी तरह से हम रिडक्शन देखें तो हाइड्रोआयोडिक एसिड HI के साथ में क्रिया करके सिट्रिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में रिड्यूस हो जाते हैं और ये रिडक्शन जो है वो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्रिया करके सिट्रिक एसिड एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। यह अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। इसके अंदर हम देंगे फ्यूमिक H2SO4 के प्रेजेंस के अंदर ये एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। इसी तरह से कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में अगर गर्म करने पर सिट्रिक एसिड का डिहाइड्रेशन होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और एकोनिटिक एसिड इससे बनता है। तो ये हमारा है एकोनिटिक एसिड, डबल बॉन्ड का इससे
फॉर्मेशन हो जाता है और एकोनिटिक एसिड बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑफ हीट। सिट्रिक एसिड अल्फा हाइड्रोक्सी तथा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स दोनों की तरह ही व्यवहार करते हैं। जब सिट्रिक एसिड को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं तो ये जल का अणु निष्कासित करके एकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये एकोनिटिक एसिड इससे बनता है। जब सिट्रिक एसिड को हम हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो इसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये अलग अलग प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर बहुत काम आते हैं। तो ये सिट्रिक एसिड गर्म करने पर एकोनिटिक एसिड बनाता है। ये एकोनिटिक एसिड जो है ये अनसेचुरेटेड एसिड होता है। इसको गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकलता है और इटिकोनिक एसिड का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। तो ये इटिकोनिक एसिड बना। इसी तरह से जब सिट्रिक एसिड को हम गर्म करेंगे तो एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। एकोनिटिक एसिड को गर्म करते हैं तो इससे सिट्रिकोनिक एसिड या मीसेकोनिक एसिड बनता है। फिर इसी तरह से हम इटेकोनिक एसिड को गर्म करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और इटेकोनिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। और फिर उसके बाद में एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से सिट्रिकोनिक एसिड जो है वो सिट्रिकोनिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। तो हमने देखा कि सिट्रिक एसिड जो है वो हाई टेम्परेचर पर गर्म करने पर अलग अलग तरह के एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद में है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सिट्रिक एसिड भी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। सिट्रिक एसिड का ये गुण बेनेडिक सॉल्यूशन बनाने में उपयोग में किया जाता है। बेनेडिक सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट का मिश्रण होता है। बेनेडिक एसिड कार्बनिक यौगिकों में CHO समूह के टेस्ट के लिए भी हम काम में लेते हैं। बेनेडिक एसिड को हम लेबोरेटरी के अंदर भी एल्डिहाइड ग्रुप के टेस्ट में काम लेते हैं। तो ये हमारा जो है वो है बेनेडिक सॉल्यूशन। इसके बाद में अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके बारे में हम क्या जानते हैं कि अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें कि कार्बोक्सिल समूह के अतिरिक्त कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, इन्हें हम अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और ये अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो CnH2n-1 COH द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें एल्किनोइक एसिड भी हम कहते हैं। इनोइक एसिड्स जिनको हम कहेंगे एल्किनोइक एसिड, जैसे कि ये है हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH या हम कहें कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2COH। तो इसका नाम हम लिखेंगे पेंट 3 इनोइक एसिड। ठीक है, नंबरिंग हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की तरफ से करेंगे। और थर्ड नंबर पे जो है वो हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पेंट 5 कार्बन एटम है, पेंट 3 इनोइक एसिड ये हो जाएगा। तो इस तरह से अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम देख सकते हैं। इनका नोमेनक्लेचर हम देखें तो ये सामान्य नाम से ही ज़्यादातर जाने जाते हैं, जैसे क्रोटोनिक एसिड है, मेथिक्रिलिक एसिड है, इनके नाम से ये जाना जाता है। IUPAC सिस्टम के अंदर जो है वो इनमें कार्बन परमाणु की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की और कार्बोक्सिलिक समूह युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का हम चयन करते हैं। और फिर जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन के अंग्रेजी नाम के अंत में
स्थित ई जो होता है उसको हटाकर हम ओइक एसिड जोड़ देते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन को उसके कार्बोक्सिलिक समूह के कॉरस्पॉन्डिंग स्थिति पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH तो ये अगर है तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 इनोइक एसिड, 5 कार्बन एटम है तो पेंट 3 इनोइक एसिड। तो इस तरह से हम IUPAC सिस्टम में इनको ओइक एसिड के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिनमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा या बीटा कार्बन के मध्य में स्थित होते हैं, इन्हें हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स भी कहते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के परस्पर कॉन्जुगेशन से इंटरेक्शन के कारण ये अम्ल विशिष्ट प्रकार के गुण भी दर्शाते हैं, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स होते हैं, जैसे क्रोटोनिक एसिड। इसी तरह से नॉन कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके अंदर जो है वो कॉन्जुगेशन में नहीं होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके बीच में एक या एक से अधिक CH2 समूह उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड आइसोलेटेड एल्कीन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स दोनों के गुण को हमें बताते हैं। तो ये दो तरह के अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड। तो ये हमने देखा कि किस तरह से अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे, क्या होते हैं, IUPAC सिस्टम में क्या नोमेनक्लेचर होता है, क्या क्लासिफिकेशन होता है। इसके बाद में इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस के अंदर इनके अलग अलग नेम रिएक्शंस किस तरह हम इनको समझा सकते हैं। तो इसी क्रम के अंदर जो है वो हम नेक्स्ट इनका देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। उसके अंदर नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि एल्डिहाइड या कीटोन को किसी भी कार्बनिक बेस जैसे पिरीडिन की उपस्थिति में रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो इससे अल्फा बीटा एस्टर्स प्राप्त होते हैं, जो कि हाइड्रोलिसिस और डिकार्बोक्सिलेशन पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो बनाते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम नोवेंजल रिएक्शन से कंडेंसेशन द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये मेथड्स जो हैं विशेषकर हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए ही देखेंगे। उसमें एक है नोवेंजल कंडेंसेशन। तो ये और क्या मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।